इधर रेयांश को अब वो वक्त याद आ गया जब श्रेया उससे टकरा गई थी और उसके कपड़ों में कुछ ढूंढ रही थी। रेयांश को ये बात भी समझ आई कि श्रेया उससे इतनी गुस्सा क्यों थी। रेयांश विराज को घूरते हुए कहता है, तो वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था? उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस दिन रेयांश को काफी देर तक फ्रीज रहना पड़ा था। विराज जवाब देता है, नो, वो तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम देखकर नहीं चल रहे थे। रेयांश चिढ़कर कहता है, तुम्हारी बहन कौन सा देखकर चलती है? उसे देखकर तो दीवारें भी भागती हैं। आज इस पिलर से टकरा गई तो तुम इसे हटाने वाले हो, कल अगर किसी इंसान से टकरा गई तो तुम उसे भी। रेयांश ये कह ही रहा था, तभी उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ जाती है जहां से श्रेया आ रही थी। श्रेया को देखकर रेयांश कुछ नहीं कहता। श्रेया चलकर विराज और रेयांश के पास आ जाती है। हमेशा से अलग आज वो काफी सीरियस लग रही थी। विराज और रेयांश श्रेया को ही देख रहे थे। श्रेया रेयांश की आंखों में देखकर कहती है, आपकी कंपनी को जो लॉस हुआ है, मैंने उसके बारे में काफी देर तक सोचा। रेयांश कहता है, तुम अभी अभी अपने रूम में गई थी, तो कितने सेकंड तक सोचा तुमने? रेयांश की बात सुनकर श्रेया का मुंह फूल जाता है और वो गुस्से से उसे देखने लगती है। ये देखकर विराज रेयांश से कहता है, कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, तुम्हारी तरह। ये सुनकर रेयांश की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो विराज को गुस्से से देखने लगता है, लेकिन श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। श्रेया फौरन सीरियस होकर कहती है, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो गया और आप अपनी कंपनी नहीं संभाल पा रहे हो, तो हम एक काम कर सकते हैं। रेयांश अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहता है, मैं अपनी कंपनी नहीं संभाल पा रहा हूं। श्रेया कहती है, हाँ, तभी तो आप सड़क पर आने वाले हो ना। रेयांश श्रेया की बात रिपीट करते हुए कहता है, मैं सड़क पर भी आने वाला हूं। श्रेया रेयांश को समझाते हुए कहती है, देखो, आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जब तक चाहो इस घर में रह सकते हो, यहाँ कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा। रेयांश खामोशी से खड़ा श्रेया को देख रहा था। श्रेया आगे कहती है, काफी सोचकर मैंने डिसाइड किया है कि अगर आप अपनी कंपनी को नहीं चला पा रहे हो, तो आपकी कंपनी मैं खरीद लूंगी। रेयांश गुस्से और हैरानी के साथ कहता है, व्हाट? ये सुनकर विराज बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। अब उसे रेयांश पर ही तरस आ रहा था। श्रेया आगे कहती है, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सिंघानिया इंडस्ट्रीज खरीद लेनी चाहिए। क्या है ना, मुझे बिजनेस करना सीखना है, तो मुझे छोटी मोटी कंपनी से ही शुरू करना चाहिए, और आप मुश्किल में हो तो आपकी मदद भी हो जाएगी। रेयांश की कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसे उसने 16 साल की उम्र से शुरू किया था। रेयांश अपनी कंपनी को लेकर बहुत सेंसिटिव था और श्रेया का उसे छोटी कंपनी कहना रेयांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन विराज के वहां होने की वजह से रेयांश श्रेया को कुछ नहीं कह पा रहा था। वो जानता था कि विराज श्रेया को लेकर बहुत सेंसिटिव है और अगर किसी ने श्रेया को कुछ भी कहा तो विराज शांत नहीं रहेगा। ऐसा नहीं था कि रेयांश विराज से डरता था, लेकिन बिना वजह वो कोई इशू क्रिएट नहीं करना चाहता था। रेयांश को खामोश देखकर श्रेया कहती है, देखो, इस कंपनी को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे आप एक नया बिजनेस शुरू करना और इस बार ध्यान देकर काम करना, फिर आपको कभी सड़क पर आने की नौबत नहीं आएगी। रेयांश श्रेया से कहता है, और कुछ कहना है तुम्हें? श्रेया कुछ सोचकर आगे कहती है, हाँ, आप ना आजकल बहुत चिड़चिड़े से हो गए हो, आप थोड़ा मेडिटेशन किया करो। इसके बाद श्रेया अपनी पर्स से अपना विजिटिंग कार्ड निकालती है और रेयांश की तरफ बढ़ाकर कहती है, तो अगर आप अपनी कंपनी बेचने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट करना। रेयांश एक नजर श्रेया को देखता है और एक नजर उस कार्ड को, फिर कहता है, अभी कुछ मिनट पहले ही तुमने मुझे ये कार्ड दिया है। श्रेया फिर से रेयांश को घूर कर देखती है। तभी विराज उनके बीच आ जाता है।
श्रेया के हाथ से वो कार्ड लेकर कहता है, इट्स ओके, इसे मैं ये कार्ड दे दूंगा। विराज को देखकर श्रेया हाँ में अपना सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। रेयांश गुस्से से श्रेया को जाते देख रहा था। विराज रेयांश की तरफ श्रेया का कार्ड बढ़ाकर कहता है, तो कितने रुपए में अपनी कंपनी बेच रहे हो? रेयांश जवाब देता है, तुम उसे खरीद नहीं सकते। विराज कहता है, मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन श्रेया के डैड जरूर खरीद सकते हैं। विराज का मतलब युवराज से था। रेयांश विराज को घूर कर देखता है और वहां से चला जाता है। रेयांश के जाने के बाद विराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विराज को श्रेया का इस तरह लोगों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था, खासकर रेयांश को। विराज भी अपने कमरे की तरफ जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों की तरफ मुड़ता है, उसके चेहरे की स्माइल चली जाती है। सीढ़ियों के पास अंतरा खड़ी थी, जो विराज को मुस्कुराते हुए देख रही थी। अंतरा ने नोटिस किया कि जब तक विराज श्रेया के साथ था, वो काफी खुश लग रहा था, लेकिन अंतरा को देखते ही उसके चेहरे की स्माइल चली गई। अंतरा को इस वक्त बहुत अजीब लग रहा था। वो सीढ़ियों से उतरकर विराज के पास आती है। कुछ देर वो दोनों खामोश रहते हैं। फिर विराज अंतरा से कहता है, तो होगी तुम्हारी पैकिंग? अंतरा हाँ में अपना सिर हिलाकर कहती है, विराज कहता है, तो कब निकल रही हो? अंतरा कहती है, बस थोड़ी देर में। ये सुनकर विराज की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो कहता है, अब रात होने वाली है, तुम इस वक्त कहाँ जाओगी? विराज को लगा था कि कम से कम आज रात तो अंतरा उसके घर में ही रहेगी, लेकिन ये जानकर कि अंतरा अभी वहां से जाने वाली है, विराज को बेचैनी सी होने लगी थी। अंतरा विराज की बात का जवाब देते हुए कहती है, मुझे अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। विराज कुछ सोचते हुए कहता है, तो कहाँ जाने का सोचा है तुमने? अंतरा कुछ देर खामोश रहती है और फिर कहती है, मैं कश्मीर जा रही हूं। विराज कहता है, और फिर वापस कब आओगी? अंतरा विराज के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और खामोशी से वहां खड़ी रहती है। विराज अंतरा की इस खामोशी का मतलब जानता था कि अब वो वापस नहीं आना चाहती। विराज और अंतरा वहां खड़े तो थे, लेकिन उनकी नजरें एक दूसरे पर नहीं थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। तभी अंतरा विराज की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर विराज चौंक जाता है। वो अंतरा से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी अंतरा उसके गले में हाथ डालकर उसे हग कर लेती है। विराज अंतरा के ऐसा करने से शॉक्ड रह जाता है और उसके हाथ हवा में रह जाते हैं। अंतरा ने पूरी ताकत से विराज को हग किया था और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। अंतरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो विराज से दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। विराज को भी अब यही डर लग रहा था। वो अपना हाथ अंतरा को हग करने के लिए बढ़ाता है, लेकिन तभी अंतरा उससे अलग हो जाती है और विराज के हाथ फिर से हवा में ही रह जाते हैं। अंतरा विराज की आंखों में देखकर कहती है, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, मुझे प्रोटेक्ट किया है, उसके लिए थैंक्स। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अंतरा आगे कहती है, मैं सिर्फ अपनी फैमिली तक पहुंचने के लिए यहाँ रुकी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं अब वापस नहीं आऊंगी। विराज जैसे ही अंतरा के मुंह से उसकी फैमिली के बारे में सुनता है, उसका नर्म पड़ा चेहरा सख्त हो जाता है और वो बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। अंतरा सीढ़ियों के पास जाती है और वहां रखा अपना बैग उठा लेती है। इसके बाद वो विराज को एक नजर देखकर दीवान विला से बाहर जाने लगती है। विराज भी वहीं खड़ा अंतरा को देखता रहता है, लेकिन वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। कुछ ही देर में अंतरा अपनी बाइक पे बैठकर वहां से चली जाती है। विराज अभी भी लिविंग एरिया में वैसे ही खड़ा अंतरा के बारे में सोचता रहता है और फिर अपनी कार कीज उठाकर वहां से चला जाता है। रात के 12 बजे थे। सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में आ गए थे, लेकिन विराज अभी तक घर नहीं आया था। श्रेया अपने कमरे के बाहर परेशान होकर घूम रही थी और बार बार
घर के दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो विराज का इंतजार कर रही थी। श्रेया ने विराज को कई बार कॉल किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इस वजह से श्रेया और भी परेशान हो रही थी। इसी बीच रेयांश के कमरे का दरवाजा खुलता है और रेयांश बाहर आता है। वहां श्रेया को इस तरह परेशान देखकर रेयांश उसके पास चला जाता है। हालांकि रेयांश श्रेया की आज की बातों की वजह से उससे नाराज था, लेकिन उसे इस तरह परेशान देखकर रहा नहीं जाता। रेयांश श्रेया के पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? श्रेया परेशानी भरी आवाज में कहती है, विराज सर अभी तक घर नहीं आए। रेयांश जानता था कि विराज अंतरा के जाने की वजह से काफी परेशान है, इसलिए उसे लगा कि विराज कुछ वक्त अकेले में रहना चाहता है। रेयांश कहता है, वो आ जाएगा, तुम जाकर सो जाओ। श्रेया कहती है, नहीं, जब तक विराज सर नहीं आएंगे मैं नहीं सोऊंगी। श्रेया को आज विराज की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ गलत होने वाला है। रेयांश पहले से ही श्रेया से नाराज था। विराज का हर बात पर श्रेया को सपोर्ट करना रेयांश को और नाराज कर देता था। रेयांश इस बार थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, मैंने कहा ना, वो आ जाएगा, वो अपना ध्यान रख सकता है, तुम जाकर सो जाओ। श्रेया कुछ देर शांत रहती है और फिर से विराज को कॉल करती है। अभी भी उसका फोन बंद आ रहा था। श्रेया अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो रेयांश से कहती है, मुझे विराज सर को ढूंढने जाना है, आप मेरे साथ चलोगे? रेयांश श्रेया की बातों को सीरियसली नहीं लेता और फिर से उससे कहता है, मैंने कहा ना, तुम जाकर सो जाओ। रेयांश की बातों से श्रेया को भी गुस्सा आने लगता है। वो भी चिढ़कर कहती है, मैंने कहा ना, मुझे विराज सर को ढूंढने जाना है, आपको समझ नहीं आता? रेयांश, जो पहले से ही श्रेया से काफी नाराज था, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो श्रेया को चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। रेयांश और श्रेया का झगड़ा सुनकर यश और सृष्टि भी वहां पहुंच जाते हैं। उन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश और श्रेया झगड़ा क्यों कर रहे हैं। यश श्रेया के सामने आकर उससे कहता है, श्रेया क्या हुआ? श्रेया यश को अपने सामने से हटा देती है और रेयांश से कहती है, ठीक है, आपको नहीं चलना तो मत जाओ, लेकिन मैं विराज सर को ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर श्रेया वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी रेयांश श्रेया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। तुम्हारा भाई तुम्हारी ये बेवकूफी झेलता होगा, लेकिन मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूंगा। रेयांश ने ये बात इतनी तेज आवाज में कही थी कि श्रेया के साथ साथ यश और सृष्टि भी एक पल के लिए डर जाते हैं। श्रेया की आंखें भर आती हैं। उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कोई छोटा बच्चा बस रोने ही वाला हो। श्रेया अपनी भरी हुई आंखों से रेयांश को देखने लगती है। श्रेया को इस तरह देखकर रेयांश को एहसास होता है कि उसने श्रेया पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया और उसका चेहरा नर्म पड़ने लगता है। रेयांश सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ कहने ही वाला होता है, तभी श्रेया जो उसे देख रही थी, उसकी आंखों की पुतलियां लाल होने लगती हैं। ये देखकर रेयांश के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। श्रेया अपनी नम आंखों से रेयांश को देखते हुए कहती है, आपको नहीं जाना तो आप यहीं रुके रहो, मैं विराज सर को ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर श्रेया वहां से चली जाती है और रेयांश वहां खड़ा रह जाता है। यश और सृष्टि श्रेया के पीछे खड़े थे, जिस वजह से वो उसकी आंखों को देख नहीं पाए थे। श्रेया को जाते देख वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। क्यों लग रहा है श्रेया को डर? क्या अनहोनी होने वाली है आगे? क्या श्रेया विराज को ढूंढ पाएगी? क्या इंटरेस्टिंग मोड़ लेगी ये कहानी आगे? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर अनजाने में श्रेया ने फिर से रेयांश को फ्रीज कर दिया था और रेयांश अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। रेयांश श्रेया को रोकने के लिए उसे आवाज देता है, लेकिन श्रेया तेजी से वहां से चली जाती है।
विला से बाहर निकलकर श्रेया यश की स्कूटी पर बैठकर उसे स्टार्ट कर देती है। तभी यश और सृष्टि उसके पास आ जाते हैं। वो दोनों ही जानते थे कि श्रेया का इस वक्त घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। सृष्टि श्रेया से कहती है, श्रेया तुम जानती हो ना इस वक्त घर से बाहर निकलना तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। श्रेया जवाब देती है, मुझे विराट सर के पास जाना है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उनकी जान को खतरा है और मैं किसी भी हालत में उन्हें ढूंढने जाऊंगी। यश जानता था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो श्रेया को नहीं रोक सकता, इसलिए वो बिना कुछ कहे श्रेया के पीछे स्कूटी पर बैठ जाता है। श्रेया सामने देखकर स्कूटी आगे बढ़ाने ही वाली होती है, तभी सृष्टि भी यश के पीछे स्कूटी पर बैठ जाती है। यश सृष्टि को पीछे धकेलते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, नीचे उतरो। सृष्टि जवाब देती है, नहीं मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। यश कहता है, लेकिन स्कूटी पर 3 लोग नहीं बैठ सकते। इससे पहले सृष्टि यश को जवाब दे पाती, श्रेया स्कूटी आगे बढ़ा देती है। श्रेया के ऐसा करने पर स्कूटी को एक झटका लगता है और सृष्टि नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी एक झटके में वो यश को जोर से पकड़ लेती है। यश फिर से चिढ़कर कहता है, अब तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया? सृष्टि जवाब देती है, मैं भी गिरने वाली थी, वरना मुझे भी तुम्हें पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह यश और सृष्टि आपस में ही बहस कर रहे थे, लेकिन श्रेया वो सब इग्नोर करके स्कूटी को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। इधर रेयांश उसी जगह पर फंसा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, सिर्फ इसीलिए नहीं कि श्रेया ने उसे फिर से कैद कर लिया था, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि श्रेया फिर से अपनी जान को खतरे में डाल रही थी। रेयांश अपनी आंखें बंद करता है और कोई मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ने के बाद रेयांश की हथेली से एक तरह का काला धुआं निकलता है, जो उसकी बॉडी को पूरी तरह से घेर लेता है, लेकिन अगले ही पल वो काला धुआं गायब हो जाता है। रेयांश फिर से हिलने की कोशिश करता है, लेकिन हिल नहीं पाता। इसी तरह काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी रेयांश वहां से आजाद नहीं हो पा रहा था। तभी वो गुस्से में जोर से चिल्लाता है। तभी रेयांश को कुछ याद आता है और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। रेयांश खुद से कहता है, यहाँ से आजाद होने के लिए मुझे श्रेया की शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। ये कहकर रेयांश फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें खोलता है। अगले ही पल रेयांश तेजी से चलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। बाहर आकर रेयांश देखता है कि श्रेया, यश और सृष्टि वहां नहीं थे और साथ ही यश की स्कूटी भी गायब थी। रेयांश बिना एक पल गवाए अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। इधर विराज शिमला के एक पहाड़ की चोटी पर बैठा था। वहां चारों तरफ बर्फ और हरे भरे पेड़ थे। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी से वो बर्फीली पहाड़ी चांदी की तरह चमक रही थी। विराज वहां बैठा पहाड़ी के नीचे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ अंतरा का ख्याल चल रहा था। विराज को हर वो पल याद आ रहा था जब वो अंतरा के साथ था। विराज का पहली बार अंतरा से मिलना, उसका अंतरा को किस करना, अंतरा का बात बात पर विराज पर गुस्सा करना, जब विराज की जान खतरे में थी तो अंतरा का उसके लिए रोना, सब कुछ विराज की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। विराज नीचे देखते हुए कहता है, अब तक तो वो शिमला से बहुत दूर जा चुकी होगी। तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो? वो आवाज सुनकर विराज की आंखें जो उदास थीं, वो बेहद कठोर हो जाती हैं और वो बिना पीछे मुड़े कहता है, अभी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। पीछे से फिर से वही आवाज सुनाई देती है, अब आ ही गई हूँ तो हमारी अधूरी रह गई लड़ाई को पूरा कर लेते हैं। मैं तुम्हें मारने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वो क्या है ना, तुम्हें मारे बिना मैं श्रेया तक कैसे पहुंचूंगी? श्रेया का नाम सुनते ही विराज की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो उठकर पीछे मुड़ता है। वहां वर्तिका खड़ी थी और उसकी आंखों की पुतलियां विराज की तरह लाल थीं। दूसरी तरफ अंतरा शहर के आखिरी छोर में एक पत्थर पर बैठी थी। उसकी बाइक वहीं साइड में खड़ी थी। अंतरा इस वक्त बहुत परेशान लग रही थी और वो एकटक अपनी बाइक को देख रही थी।
विराज की तरह वो भी अपने और विराज के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत और आंखें बिल्कुल सूनी लग रही थी। तभी अंतरा के चेहरे पर शिकन आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं दर्द हो रहा हो। धीरे धीरे अंतरा के चेहरे की शिकन दर्द के भावों में बदलने लगती है और वो फौरन अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगती है। अंतरा के ऐसा करने पर उसके हाथ के चारों तरफ काला धुआं आने लगता है। अंतरा बड़ी हिम्मत करके वहां से उठती है, लेकिन अगले ही पल उसे एक जोर का झटका लगता है और वो हवा में उड़कर अपनी बाइक से टकरा जाती है, जिस वजह से अंतरा अपनी बाइक के साथ जोर से गिर जाती है। अंतरा को काफी तेज चोट लगी है और वो अपने एक हाथ से अपने बाजू को कसकर पकड़ लेती है। अंतरा को भी वहां एक अनजान आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ? विराज दीवान ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? अंतरा जमीन पर बैठकर उस तरफ देखती है जहां से वो आवाज आ रही थी। वो आवाज अंतरा के सर की तरफ से आ रही थी। दर्द की वजह से अंतरा हिल भी नहीं पा रही थी। वो अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर करके देखने की कोशिश करती है तो उसे एक औरत अपनी तरफ आती हुई दिखती है। वो औरत और कोई नहीं, यामिनी थी। इधर श्रेया तेजी से स्कूटी आगे बढ़ा रही थी। श्रेया की स्कूटी जंगल के बीच की सड़क पर चल रही थी। वो विराज के ऑफिस की तरफ जा रही थी। तभी अचानक से उसकी स्कूटी रुक जाती है। श्रेया फिर से स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। यश श्रेया से कहता है, क्या हुआ श्रेया? श्रेया जवाब देती है, पता नहीं, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। ये सुनकर सृष्टि और यश स्कूटी से उतर जाते हैं। यश श्रेया से कहता है, मुझे दिखाओ। इसके बाद यश भी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। यश कहता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक था। श्रेया चिढ़कर कहती है, अब हम क्या करें? मुझे विराज सर को ढूंढना है। सृष्टि श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, श्रेया मुझे भी लगता है कि तुम बेवजह परेशान हो रही हो। विराज सर अपना ध्यान रख सकते हैं। यश भी सृष्टि की बात से सहमत होकर कहता है, हाँ श्रेया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें वापस घर चलना चाहिए। श्रेया उन दोनों की बातों से इरिटेट होकर कहती है, तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। विराज सर की जान खतरे में है, मुझे उनके पास जाना होगा। इससे पहले यश और सृष्टि कुछ कह पाते, उस जंगल से बाहर निकलते हुए माणिक कहता है, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, उस विराज की जान खतरे में है और आज रात वो जिंदा बचेगा भी नहीं। ये आवाज सुनकर श्रेया, यश और सृष्टि माणिक की तरफ देखते हैं और घबरा जाते हैं। माणिक को देखते ही श्रेया को वो पल याद आने लगता है जब माणिक ने दीवान विला में उस पर अटैक किया था। उस पल को सोचते हुए श्रेया और भी ज्यादा घबराने लगती है। श्रेया माणिक से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माणिक श्रेया की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वही जो उस रात नहीं कर पाया था, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तभी सृष्टि श्रेया के सामने आकर उसे कवर कर लेती है और माणिक की आंखों में देखकर कहती है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सृष्टि की ये हरकत देखकर माणिक को हंसी आ जाती है और वो कहता है, अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई, अब तुम भी मेरे किसी काम की नहीं रही। अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप के पास भेज दूंगा। ये कहते हुए माणिक उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। यश ने श्रेया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और उसकी नजर माणिक पर बनी हुई थी। यश गुस्से में माणिक को घूर रहा था। तभी तेजी से आती हुई एक कार श्रेया और माणिक के बीच रुक जाती है। इस कार को देखते ही श्रेया, सृष्टि और यश के चेहरे पर उम्मीद नजर आती है। वो रेयांश की कार थी। अगले ही पल रेयांश उस कार से बाहर निकलकर माणिक के सामने आ जाता है और उसे गुस्से से देखने लगता है। रेयांश माणिक की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहता है, लगता है पिछली बार की बात तुम भूल गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हारी उंगलियां नहीं
बल्कि तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। रियांश को देखकर माणिक के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। वो रियांश से कहता है, बहुत देर कर दी तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। माणिक की ये बात रियांश को समझ नहीं आती और वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगता है। माणिक आगे कहता है, तुम सब इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम लोगों ने खुद हमें वो मौका दे दिया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माणिक की बात पूरी होती है, रियांश की नजर उसके पीछे जाती है और उसकी आंखों की नफरत और भी गहरी हो जाती है। धीरे धीरे उस अंधेरे जंगल से वो साया बाहर आकर माणिक के पीछे रुक जाता है, जहां श्रेया, यश और सृष्टि घबराए हुए थे। वहीं रियांश गुस्से में माणिक और उस साए को देख रहा था। अब तक उसे समझ आ गया था कि वो सब एक ट्रैप में फंस चुके हैं। माणिक के चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कान थी जिसका साफ मतलब था कि उन लोगों का प्लान कामयाब हो गया है। रियांश माणिक से कहता है, इन लोगों को यहाँ से जाने दो। रियांश की बात पूरी होते ही माणिक हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम में हिम्मत है तो इन लोगों को यहाँ से ले जाओ। जैसे ही माणिक की बात पूरी होती है, रियांश की हथेली के चारों तरफ काला धुआं आने लगता है। रियांश फिर से कहता है, लगता है उस रात का सबक तुम भूल गए हो। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें याद दिला देता हूँ। माणिक रियांश की आंखों में देखकर कहता है, मैं उस रात को बिल्कुल नहीं भूला, इसलिए आज मैं तुम्हारा सामना नहीं करूंगा। जैसे ही माणिक की बात पूरी होती है, रियांश की तरफ एक गहरा काला धुआं बढ़ता है और वो धुआं रियांश को जोर से हिट करता है। ऐसा होते ही रियांश हवा में उड़कर कई मीटर दूर जाकर एक पेड़ से टकराता है और नीचे गिर जाता है। रियांश को इससे काफी चोट लग जाती है। जैसे ही रियांश वहां जाकर गिरता है, श्रेया, यश और सृष्टि रियांश की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगले ही पल वो साया श्रेया के सामने आकर रुक जाता है। अचानक से अपने चेहरे के ठीक सामने उस साए को देखकर श्रेया की सांसें रुक जाती हैं और वो अपने कदम पीछे लेने की कोशिश करती है, लेकिन श्रेया पीछे नहीं जा पाती। वो उसी जगह पर फ्रीज हो जाती है। क्या रियांश बचा पाएगा श्रेया को, या फिर वो साया श्रेया को अपने साथ ले जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब उस काले साए का चेहरा श्रेया के चेहरे के ठीक सामने था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। श्रेया उसे इतने करीब से देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। ये देखकर यश वहां आता है और श्रेया के आगे आकर खड़ा हो जाता है। यश उस साए को श्रेया के करीब नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन तभी यश का भी वही हाल होता है जो रियांश का हुआ था। वो भी जाकर एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। इस बार यश के सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। सृष्टि भी श्रेया को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उसे रोक लिया है। सृष्टि फौरन माणिक की तरफ देखती है। माणिक के हाथ सृष्टि की तरफ ही बढ़े हुए थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि माणिक ने ही उसे रोक कर रखा है। सृष्टि गुस्से में माणिक से कहती है, दादू, आप पागल हो गए हो क्या? अपना परिवार खत्म करने के बाद भी आपको चैन नहीं मिला, तो अब आप मुझे भी मारना चाहते हो। और आप श्रेया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? माणिक गुस्से से सृष्टि को घूरते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, मैंने अपने परिवार को जरूर मार दिया था, लेकिन मैंने तुझे जिंदा रखा था। मुझे लगा था कि जरूर तू मेरे काम आएगी और इसीलिए मैंने तुझे श्रेया को लाने के लिए भेजा था, लेकिन तू तो सबसे ज्यादा नालायक निकली। तू इसे ही बचाने की कोशिश कर रही है। अब तेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। माणिक का जवाब सुनकर सृष्टि हैरान रह जाती है। आज तक उसे लगता था कि कहीं न कहीं माणिक के मन में अपने परिवार को मारने का गिल्ट रहा होगा, तभी उसने उसको जिंदा छोड़ा होगा। लेकिन आज सृष्टि की वो गलतफहमी भी दूर हो गई थी।
इधर वो साया श्रेया के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था। उस साय को अपने इतने करीब देखकर श्रेया डर से कांप रही थी और उसका चेहरा डर से लाल हो गया था। वो साया आगे बढ़कर श्रेया की गर्दन के पास चला जाता है और फिर कहता है, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, लेकिन तुम दोनों में बस एक फर्क है। क्या तुम जानती हो वो फर्क क्या है? श्रेया को ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो इस वक्त डर से कांप रही थी। वो साया फिर से श्रेया के चेहरे के सामने आकर कहता है, उसके पास उसकी रक्षा के लिए काबिल इंसान था, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है। श्रेया बड़ी हिम्मत करके कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो साया कहता है, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे 1000 सालों के इंतजार में है। मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। जैसे ही वो साया अपनी बात पूरी करता है, धीरे धीरे वो श्रेया से दूर होने लगता है। श्रेया से दूर होते हुए वो गुस्से से गुर्राने लगता है। उसके गुर्राने की आवाज इतनी भयानक थी कि श्रेया के साथ माणिक भी उसे सुनकर घबराने लगता है। वो साया पीछे मुड़ता है और अब उसके सामने रेयांश खड़ा था। रेयांश ने ही उस साय को श्रेया से दूर किया था, जिससे उस साय का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। रेयांश कहता है, दूर रहो उससे। वो साया कहता है, लगता है पहले तुझे ही खत्म करना होगा। जैसे ही वो साया अपनी बात पूरी करता है, रेयांश के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। रेयांश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे तेज दर्द हो रहा हो। अगले ही पल उसके नाक और कान से खून बहने लगता है। दर्द से रेयांश की चीख निकल जाती है और वो चीखते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देखकर श्रेया भागते हुए रेयांश के पास जाती है और उसकी बाजू पकड़कर रोते हुए कहती है, रेयांश सर, आपको क्या हो रहा है? रेयांश अपनी दर्द भरी नजरों से श्रेया को देखता है और कहता है, जाओ यहां से अभी। तभी श्रेया को भी एक जोर का झटका लगता है और वो रेयांश से दूर जाकर गिर जाती है। रेयांश फिक्र के साथ चीखते हुए कहता है, श्रेया! लेकिन तभी उसके चारों तरफ धुएं का एक घेरा बनने लगता है। रेयांश ये देखकर चौंक जाता है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगता है। कुछ ही देर में उसकी पूरी बॉडी उस धुएं से कवर हो जाती है और ऊपर हवा में उठ जाती है। श्रेया और सृष्टि ये देखकर हैरान रह जाती हैं। श्रेया फिर से उठकर रेयांश की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। वो साया माणिक की तरफ मुड़ता है और फिर कहता है, मैं इसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म करके आता हूँ। तब तक तुम इन दोनों को मार दो और श्रेया को मेरे लिए बचा कर रखना। ये कहकर वो साया तेजी से वहां से चला जाता है और रेयांश को उसी तरह अपने साथ ले जाता है। रेयांश को इस तरह वहां से जाते देख श्रेया चिल्लाते हुए कहती है, रेयांश सर! श्रेया गुस्से में माणिक से कहती है, क्या करने वाला है वो उनके साथ? माणिक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, उसने हमें बहुत परेशान किया है। अब उसे उसके किए की सजा तो जरूर मिलेगी। श्रेया रोते हुए कहती है, कैसी सजा? श्रेया शायद पहले से ही माणिक का जवाब जानती थी। माणिक कहता है, मौत। माणिक का जवाब सुनकर श्रेया की रूह कांप जाती है और वो आंखें फाड़कर माणिक को देखने लगती है। इसी बीच यश को भी होश आ जाता है और उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं। माणिक एक गहरी सांस लेता है और श्रेया से कहता है, चलो फिर अपने दोस्तों को अलविदा कह दो। अब इनका हमेशा के लिए यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। इधर शहर के दूसरे हिस्से में अंतरा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और दर्द से छटपटा रही थी।
अंतरा की बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से इस वक्त खून न बह रहा हो। धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधली और पलकें भारी होने लगी थी। अंतरा अपने सिरहाने पर खड़ी यामिनी को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपना सर उठाने में उसे तकलीफ हो रही थी। वो बड़ी हिम्मत करके यामिनी से कहती है, आखिर तुम चाहती क्या हो? एक बार में मुझे मार क्यों नहीं देती? यामिनी एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे तो तुम्हें और भी ज्यादा तड़पाना है। जैसे ही यामिनी की बात पूरी होती है, अंतरा की चीख वहां गूंजने लगती है। दूसरी तरफ उस पहाड़ी पर विराज और वर्तिका आमने सामने थे। उन दोनों की आंखों की पुतलियां इस वक्त लाल थीं और दोनों के शरीर पर जख्म के निशान थे। वो गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे और लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे थे। तभी विराज अपनी पूरी ताकत लगाकर वर्तिका पर एक जोर का वार करता है, जिससे वर्तिका जमीन पर गिर जाती है। विराज भी अब काफी थक गया था और वर्तिका के सामने उसकी शक्तियां कमजोर होने लगी थी। वो गुस्से में वर्तिका को घूर कर कहता है, लगता है तुम मेरे हाथों ही अपनी मौत चाहती हो। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। विराज के ऐसा कहने पर वर्तिका जोर जोर से हंसने लगती है। वर्तिका की हंसी देखकर विराज रुक जाता है और कहता है, क्या मरने के डर से तुम पागल हो गई हो? वो अपनी आंखों में गुस्सा लिए जवाब देती है, पागल तो अब तू होगा जब अपने सभी करीबियों की लाश देखेगा, वो भी तब जब तू जिंदा बचेगा। ये कहते हुए वर्तिका फिर से उठ जाती है और विराज पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। वर्तिका की बातें सुनकर विराज की हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। उसके दिमाग में श्रेया, रेयांश, अंतरा, सृष्टि और यश का ख्याल आता है। उसे अब एहसास हो रहा था कि वहां कुछ तो गलत हो गया है। विराज गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? वर्तिका जवाब देती है, श्रेया को छोड़कर आज हर उस शख्स की मौत हो जाएगी जो तेरे साथ तेरे घर में रहते हैं। ये सुनते ही विराज का चेहरा सफेद पड़ जाता है। विराज गुस्से में अपना हाथ वर्तिका की तरफ बढ़ाता है। तभी वर्तिका एक मंत्र पढ़ देती है, जिससे विराज को एक जोर का झटका लगता है और वो उस पहाड़ी के किनारे जाकर गिर जाता है। विराज उस पहाड़ी के इतने किनारे पर था कि अगर वो 1 इंच भी हिलता तो उस पहाड़ी से हजारों मीटर नीचे गिर जाता। लेकिन अगले ही पल विराज फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी लाल आंखों से वर्तिका को देखने लगता है। वर्तिका की आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल लाल थीं और उसकी बॉडी के चारों तरफ लाल रोशनी का एक घेरा बनने लगा था। विराज ये देखकर हैरान हो जाता है। वर्तिका धीरे धीरे विराज की तरफ बढ़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ? तुम इतने हैरान क्यों हो? विराज हैरानी से कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये शक्तियां तो... वर्तिका विराज की बातों को पूरा करते हुए कहती है, ये शक्तियां तो सिर्फ तुम्हारे वंश की हो सकती है ना? विराज सवालिया नजरों से वर्तिका को देखने लगता है। वर्तिका आगे कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने श्रेया की मां बनना क्यों चुना था? विराज कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ये जानना है कि डैड ने श्रेया की मां बनने के लिए तुम्हें क्यों चुना था। ये कहते ही विराज फिर से वर्तिका पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। वर्तिका विराज के हमले को रोककर फिर से उस पर एक मंत्र पढ़ देती है। विराज, जो उस पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर था, वर्तिका के हमले की वजह से पहाड़ी के नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वो अपने एक हाथ से पहाड़ी के किनारे को पकड़कर खुद को गिरने से बचा लेता है। वर्तिका चलकर उस बर्फीली पहाड़ी के किनारे पर आ जाती है और विराज को देखती है, जो अब काफी हद तक घायल हो गया था और उसकी बॉडी से खून बहने लगा था। विराज की ऐसी हालत देखकर वर्तिका की आंखों में चमक आ जाती है और वो विराज से कहती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज तुम्हारी ये हालत देखकर
मुझे कैसा लग रहा है। आज तुम्हें मारकर मेरी सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। विराज उस पहाड़ी पर अपने हाथ के सहारे लटका था और वर्तिका को ही देख रहा था। वर्तिका आगे कहती है, मैं युवराज को काफी चालाक समझती थी, लेकिन उसने तुम्हें यहां भेजकर मुझे गलत साबित कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मैं तुम्हारी जान ले लूं, फिर तुम्हारा बदला लेने के लिए वो खुद यहां आएगा और फिर मैं उसे भी मार दूंगी। विराज वर्तिका से कहता है, उसके लिए पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। वर्तिका जवाब देती है, वो काम मैं अभी पूरा कर दूंगी। मेरे पास अपनी शक्तियों के साथ श्रेया की शक्तियां भी हैं। तुम शक्तियों के मामले में मुझसे जीत नहीं सकते। वर्तिका की बात पूरी होते ही विराज के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, हो सकता है श्रेया के पास मुझसे ज्यादा शक्तियां हों, लेकिन मैं उसका बड़ा भाई हूं। अगर कुछ बातों में वो मुझसे बेहतर है तो काफी चीजों में मैं भी उससे कई बेहतर हूं। विराज की बात सुनकर वर्तिका के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। किन शक्तियों की बात कर रहा है विराज? क्या वर्तिका विराज को मार पाएगी या फिर विराज वर्तिका से बचकर आज अपने दोस्तों की जान बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तभी विराज एक झटके में उस पहाड़ी के किनारे पर आ जाता है और अगले ही पल वर्तिका की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। विराज ने ये सब इतनी तेजी से किया था कि वर्तिका कुछ समझ नहीं पाई। जब तक उसे कुछ समझ आया, वो जमीन पर पड़ी थी और उसकी गर्दन विराज की मजबूत पकड़ में थी। विराज ने वर्तिका की गर्दन को इतना कसकर पकड़ रखा था कि वर्तिका का दम घुट रहा था। वो दर्द से छटपटाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। ये कहकर वर्तिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर से विराज पर एक मंत्र पढ़ती है। वर्तिका के उस मंत्र से विराज को तेज चोट लगती है, लेकिन इस बार वो वर्तिका की गर्दन नहीं छोड़ता, बल्कि वक्त के साथ विराज की पकड़ और मजबूत होती जाती है। विराज गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम्हारे पास तो मुझसे ज्यादा शक्तियां है ना, तो अब मेरी पकड़ से छूट कर दिखाओ। वर्तिका कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम वो राज कभी नहीं जान पाओगे जिसे जानने के लिए तुमने मुझे जिंदा रखा था। विराज जवाब देता है, तुमने सच कहा। मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारना चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। वर्तिका अब अपनी पूरी ताकत लगाकर विराज पर हमला करने लगती है, लेकिन विराज वर्तिका की गर्दन को छोड़ ही नहीं रहा था। वो जानता था कि भले ही वर्तिका के पास कितनी भी शक्तियां हों, लेकिन विराज के पास किसी आम इंसान से ज्यादा ताकत थी और इसी वजह से वर्तिका उससे छूट नहीं पा रही थी। अब धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होने लगी थी और बर्फ की उस पहाड़ी पर उसका दम घुटने लगा था। वर्तिका अपनी सांसों को संभालते हुए कहती है, आज भले ही तुम मुझे मार दोगे, लेकिन तुम अपने किसी दोस्त को बचा नहीं पाओगे और श्रेया हमेशा के लिए उस साए के कब्जे में चली जाएगी। वर्तिका की बात सुनकर विराज का दिल जोरों से धड़कने लगता है। एक ही पल में उसके सामने श्रेया, अंतरा, रेयांश, सृष्टि और यश का चेहरा आने लगता है। वो जान जाता है कि उन सबको ट्रैप कर लिया गया है और सभी की जान खतरे में है। विराज समझ नहीं पा रहा था कि इतने कम वक्त में वो उन सबको कैसे बचा पाएगा। ये सोचते हुए विराज का गुस्सा बढ़ता जाता है और उसकी पकड़ वर्तिका की गर्दन पर मजबूत होती जाती है। फिर एक ही झटके में वर्तिका की गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है। गुस्से में विराज कब वर्तिका की गर्दन उखाड़ देता है
उसे खुद भी नहीं पता चलता। विराज एक नजर वर्तिका के सर को देखता है और फिर परेशानी भरी आवाज में कहता है, श्रेया को मुझे बचाना होगा। विराज वर्तिका के सर को वहीं पहाड़ी पर फेंककर वहां से चला जाता है। इधर श्रेया और सृष्टि माणिक के सामने खड़े थे और यश उस पेड़ के सहारे बैठा हुआ था। धीरे धीरे यश को भी होश आने लगा था। श्रेया को रेयांश के बारे में सोच सोच कर डर लग रहा था और वो जोर जोर से रो रही थी। माणिक की वजह से श्रेया और सृष्टि अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। श्रेया चिल्लाते हुए माणिक से कहती है, छोड़ो मुझे रेयांश सर के पास जाना है। श्रेया की बात सुनकर माणिक हंस देता है और उसके करीब आते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, तुमने देखा नहीं तुम्हारे रेयांश सर को कौन यहाँ से लेकर गया है? अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। श्रेया का दिल अब और भी ज्यादा घबराने लगता है। वो माणिक से कहती है, बकवास बंद करो, तुम लोग रेयांश सर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत स्ट्रांग है। माणिक श्रेया के सामने आकर उससे कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि वो साया कौन है? वो 1000 साल पुरानी एक आत्मा है, वो भी एक सिद्ध तांत्रिक की आत्मा। आज उससे तुम्हारे रेयांश सर का बचना नामुमकिन है। श्रेया रोते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। माणिक इस बार श्रेया की बातों को इग्नोर कर देता है। वो सृष्टि के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। माणिक की बातें सुनकर सृष्टि की आंखें भर आती हैं। ये देखकर माणिक एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, लेकिन अब मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। सृष्टि हैरानी से माणिक को देखने लगती है। माणिक सृष्टि को नफरत से देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें भी तुम्हारे परिवार के पास भेज दूंगा। जैसे ही माणिक की बात पूरी होती है, सृष्टि जोर से चीखते हुए नीचे गिर जाती है। ये देखकर श्रेया और घबरा जाती है और माणिक पर चिल्लाते हुए कहती है, ये तुमने सृष्टि के साथ क्या किया? माणिक जवाब देता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस इसके शरीर से इसकी आत्मा को बाहर निकाल रहा हूँ। श्रेया और डर जाती है और कहती है, तुम इसे मार नहीं सकते, छोड़ो इसे। माणिक जवाब देता है, मैं इसे सिर्फ मारूंगा नहीं, मैं इसकी आत्मा को इसके शरीर से बाहर निकालकर इसे अपनी कैद में रखूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने इसके माँ बाप और उसकी बहन के साथ किया है। फिर ये एक प्रेत बनकर हमेशा के लिए मेरी गुलाम रहेगी। इसकी आत्मा हमेशा वही करेगी जो मैं इससे करने के लिए कहूंगा। श्रेया फौरन सृष्टि की तरफ देखती है, जो जमीन पर पड़ी दर्द से चीख रही थी। सृष्टि की नाक, कान और आंखों से खून बह रहा था और वो दर्द से चीखते हुए कह रही थी, प्लीज मुझे मार दो। सृष्टि की ये बात सुनकर श्रेया और रोने लगती है। उसे एहसास हो रहा था कि सृष्टि को कितना दर्द हो रहा होगा कि वो माणिक से मौत की भीख मांग रही थी। माणिक कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है और उसकी तुम्हें इतनी आसान सजा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें अभी और तड़पाना चाहता हूँ। माणिक की बात पूरी होते ही सृष्टि फिर से दर्द से चीखने लगती है। तभी एक बड़ा सा पत्थर माणिक के सिर के पास आकर हवा में ही रुक जाता है। ये देखकर श्रेया के चेहरे पर हैरानी और माणिक के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो फौरन अपनी दाईं तरफ देखता है, जहाँ से वो पत्थर आया था। वहाँ यश था, जिसने सृष्टि की वो हालत देखकर माणिक पर बड़ा सा पत्थर फेंका था। जैसे ही माणिक की नजर यश पर पड़ती है, वो भी दर्द से चीखते हुए नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी से भी खून बहने लगता है।
सृष्टि और यश की चीख सुनकर श्रेया का डर बढ़ता जा रहा था और उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां बीच बीच में लाल होने लगी थी। इस वक्त माणिक का पूरा ध्यान सृष्टि और यश पर था, जिस वजह से उसकी नजर अभी श्रेया पर नहीं पड़ी थी। श्रेया यश और सृष्टि की दर्दनाक चीख सुन रही थी। तभी उसे एक और भयानक चीख सुनाई देती है और उस चीख को सुनकर श्रेया की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। वो चीख रेयांश की थी। जैसे ही श्रेया की आंखों की पुतलियां लाल होती हैं, एक पल के लिए उसकी बॉडी में चारों तरफ एक तरह की लाल रोशनी आकर गायब हो जाती है। तभी श्रेया तेजी से माणिक की तरफ बढ़ती है। इससे पहले माणिक कुछ समझ पाता, श्रेया माणिक के ठीक सामने आ जाती है और रोते हुए अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर मारने लगती है। जैसे ही माणिक की नजर श्रेया की उन लाल आंखों पर जाती है, डर से उसकी रूह कांप जाती है। माणिक का ध्यान जब श्रेया पर जाता है तो यश और सृष्टि के शरीर का दर्द कम होने लगता है। वो दोनों अभी काफी कमजोर थे, लेकिन वो दोनों अपना सर उठाकर श्रेया को देखते हैं। जब यश देखता है कि श्रेया माणिक के साथ क्या कर रही है, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन वहीं सृष्टि और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो श्रेया को रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है। तभी यश सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सृष्टि यश से कहती है, हमें उसे रोकना होगा, वरना दादू उसे। यश सीरियस होकर कहता है, अब माणिक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सृष्टि फिर से श्रेया की तरफ देखती है, जो किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए माणिक के सीने पर मार रही थी। सामने देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया की मार से माणिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सृष्टि फिर से कहती है, हमें श्रेया को रोकना होगा, वरना दादू। यश सृष्टि की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, मैंने कहा ना, श्रेया को कुछ नहीं होगा। ये कहकर यश माणिक के सीने की तरफ इशारा करता है। यश के इशारा करने पर सृष्टि माणिक के सीने को देखती है, जो खून से लथपथ हो चुका था। श्रेया भले ही माणिक के सीने पर अपने नाजुक हाथों से मार रही थी, लेकिन श्रेया के एक एक वार से माणिक के सीने से ऐसे खून बह रहा था जैसे कोई उसके सीने पर खंजर मार रहा हो। इस बात का एहसास होते ही माणिक अपने सीने पर हाथ रखकर अपने कदम पीछे लेने लगता है। अब उसकी आंखों में मौत का डर साफ देखा जा सकता था, लेकिन आज श्रेया रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसकी आंखों की पुतलियों के साथ उसकी आंखें भी लाल होने लगी थी। तभी श्रेया को फिर से रेयांश की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। उसे याद आता है कि वो साया रेयांश को अपने साथ लेकर गया है। श्रेया रेयांश की उस भयानक चीख को और नहीं सुन पाती। वो अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेती है और जोर से चीख पड़ती है। श्रेया के ऐसा करते ही उसके चारों तरफ से एक तरह की लाल ऊर्जा बाहर निकलती है और वो जाकर माणिक से टकरा जाती है। ऐसा होते ही माणिक के पूरे शरीर में एक ब्लास्ट सा होता है और उसके शरीर के टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। साथ ही उसके खून के छींटे श्रेया के चेहरे और उसकी बॉडी पर भी लग जाते हैं। ये सीन इतना भयानक था कि इसे देखकर यश और सृष्टि के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से आंखें फाड़कर श्रेया को ही देख रहे थे, जबकि श्रेया अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर झुककर खड़ी थी और साथ ही उसने अपनी आंखें भी कसकर बंद कर ली थीं। वहां बिल्कुल खामोशी थी। तभी श्रेया अपनी आंखें खोलती है और अपने आसपास देखती है, लेकिन उसे अपने सामने माणिक दिखाई नहीं देता। श्रेया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अनजाने में उसने क्या कर दिया है। अपने आसपास देखते हुए श्रेया की नजर यश और सृष्टि पर जाती है, जो हैरानी से उसे ही देख रहे थे। उन दोनों को सही सलामत देखकर श्रेया एक चैन की सांस लेती है, लेकिन अगले ही पल श्रेया के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो घबराते हुए कहती है, रेयांश सर। ये कहते हुए श्रेया उस तरफ भागना शुरू कर देती है जिस तरफ वो साया रेयांश को लेकर गया था।
श्रेया को उस तरफ भागते देख यश और सृष्टि भी होश में आते हैं और कुछ ही देर में वो दोनों भी श्रेया के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन श्रेया जंगल के अंदर चली जाती है, जिससे वो यश और सृष्टि की नजरों से ओझल हो जाती है। इधर अंतरा अपनी बाइक के किनारे घायल पड़ी थी। उसकी बॉडी से काफी खून बह गया था, जो सड़क पर फैलने लगा था। उसका चेहरा खून से भीग गया था। अंतरा की हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे किस हद तक तड़पाया गया होगा। वो अपनी भारी पलकों से सामने खड़ी यामिनी को देख रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तभी यामिनी उसके पास आकर बैठ जाती है और एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है, तुम तो बहुत कमजोर निकली। मुझे लगा था कि तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। अंतरा अपनी सांसों को संभालते हुए कहती है, आज तुम्हारा दिन था। अगर फिर कभी तुमसे सामना हुआ तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें जो लगता था वो बिल्कुल सच था। ये सुनकर यामिनी के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है। वो अपना हाथ अंतरा के चेहरे की तरफ बढ़ाती है और उसके माथे पर बने जख्म को अपने अंगूठे से जोर से दबा देती है। यामिनी के ऐसा करने से अंतरा को तेज दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है। क्या अंतरा बच पाएगी यामिनी से? क्या श्रेया बचा पाएगी रेयांश को? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यामिनी अंतरा की चोट को दबाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी? आज तुम सबका मरना तय है। ये सुनकर अंतरा चौंक जाती है और सवालिया नजरों से यामिनी को देखने लगती है। यामिनी जोर से हंस देती है और आगे कहती है, तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल सच है। आज तुम्हारे साथ साथ विराज और रेयांश का खेल भी खत्म हो जाएगा। अब अंतरा की घबराहट पहले से कई गुना बढ़ जाती है और वो अपना पूरा जोर लगाकर वहां से उठने की कोशिश करती है। तभी यामिनी उठ जाती है और अंतरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, चलो अब बातें बहुत हो गई। आखिरी बार जिसे याद करना चाहती हो कर लो। बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें आखिरी मौका नहीं दिया। जैसे ही यामिनी अपनी बात पूरी करती है, अंतरा यामिनी पर एक मंत्र पढ़ देती है। अंतरा के ऐसा करते ही यामिनी को एक जोर का झटका लगता है और वो लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हो जाती है। अंतरा अपनी पूरी ताकत लगाकर उठती है और वहां बैठ जाती है। अंतरा के ऐसा करने से यामिनी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। इसके बाद यामिनी अंतरा की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है और इसके साथ ही अंतरा की बॉडी से एक हल्की सफेद रोशनी यामिनी के हाथ से होते हुए उसकी बॉडी में जाने लगती है। ऐसा होते ही अंतरा की जैसे सांसें रुक जाती हैं। वो दर्द और हैरानी के साथ यामिनी को देखने लगती है। यामिनी अंतरा के चेहरे पर आने वाले सवाल को समझते हुए कहती है, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। रेयांश के साथ वो सब मैंने ही किया था। मेरी वजह से ही वो आज लोगों के लिए खतरा बन चुका है। अंतरा अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। साथ ही यामिनी उसकी जीवन ऊर्जा खींच रही थी, जिस वजह से अंतरा की सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। यामिनी आगे कहती है, वैसे तुम इतनी भी कमजोर नहीं हो। तुम में तुम्हारी माँ के कुछ गुण हैं, लेकिन तुम्हारी शक्तियां मैं अपने शरीर में महसूस कर पा रही हूँ। जैसे ही यामिनी अपनी बात पूरी करती है, उसके चेहरे की वो चमक गायब हो जाती है और वो अपने आसपास देखने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी के आने का एहसास हो गया हो और अगले ही पल एक जोर की चीख उस जंगल में गूंजने लगती है। कुछ देर बाद वहां विराज पहुंच जाता है। उस पहाड़ी से उतरकर विराज श्रेया और बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए दीवान बिला की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसकी नजर अंतरा पर पड़ती है।
जो बेजान सी सड़क पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर विराज के कदम रुक जाते हैं और वो फौरन अंतरा के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। विराज अंतरा को अपनी बाहों में लेता है और उसके गाल पर थपकी मारते हुए कहता है, अंतरा, अंतरा, प्लीज गेट अप। लेकिन विराज के ऐसा करने पर भी अंतरा कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। अंतरा की ऐसी हालत देखकर विराज की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो अंतरा की नाक के नीचे अपनी उंगली रखकर चेक करता है और फिर एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड, इसकी सांसें चल रही हैं। विराज फौरन अंतरा को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है। इधर कुछ दूर आने के बाद श्रेया जंगल के बीच एक खाई के पास पहुंच जाती है। वहां आते ही श्रेया देखती है कि वो साया वहीं पर था और रेयांश उसके सामने घुटने के बल बैठा था। रेयांश का शरीर भी खून से भीग गया था और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रेयांश अपने सर का बोझ नहीं उठा पा रहा था। ये देखकर श्रेया रेयांश के लिए डर जाती है और वो भागते हुए रेयांश की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसके कदम रुक जाते हैं। श्रेया देखती है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो वो चिल्लाते हुए रेयांश को आवाज देती है, रेयांश सर। श्रेया की आवाज सुनकर रेयांश उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रेयांश को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि श्रेया माणिक से बच सकती है। रेयांश को मन ही मन इस बात की खुशी हो रही थी कि श्रेया माणिक से बच गई है, लेकिन साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो खुद चलकर उस साए के पास आ चुकी थी। रेयांश श्रेया पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। श्रेया जवाब देती है, नहीं, मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। श्रेया रेयांश को देखकर ये कह ही रही थी, लेकिन तभी वो साया श्रेया के ठीक सामने आकर रुक जाता है। श्रेया डर जाती है और डर से उसकी चीख निकल जाती है। वो साया श्रेया के चेहरे के और करीब आकर उससे कहता है, तुम तो मेरी उम्मीद से ज्यादा कमाल की हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम उस सन की तांत्रिक से बचकर यहाँ आ जाओगी। श्रेया को उस साए से बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे रेयांश की फिक्र हो रही थी। वो हिम्मत करके उस साए को गुस्से से देखते हुए कहती है, देखो, तुम रेयांश सर को यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। साया कहता है, तुम मुझे कैसे मार सकती हो? मैं तो आज से 1000 साल पहले ही मर चुका हूँ। श्रेया को फिर से एहसास होता है कि उसके सामने 1000 साल पुराना एक प्रेत है। ये याद आते ही श्रेया डर से कांपने लगती है। वो घबराते हुए फिर से कहती है, देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, रेयांश सर को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो साया कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ये देखो। उस साए की बात पूरी होते ही वहाँ रेयांश की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। श्रेया देखती है कि रेयांश ने घुटने के बल बैठे हुए अपना सर जमीन पर टिका दिया था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि रेयांश को हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर श्रेया रोने लगती है और वो फिर से उस साए से कहती है, मैंने कहा उन्हें छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ो उन्हें, वरना मैं तुम्हें। ये कहते हुए फिर से श्रेया की आंखें लाल होने लगी थी। तभी उस साए से आवाज आती है, तुम ये कैसे कर सकती हो? वो साया श्रेया की लाल आंखों में देखकर बात कर रहा था। श्रेया उस साए को घूरते हुए कहती है, तुम रेयांश सर को कुछ नहीं करोगे। उस साए से आवाज आती है, आज इसकी मौत तय है और उसकी मौत के बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। श्रेया अपना हाथ अपनी जीन्स की पॉकेट में डालती है और उस साए से कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर श्रेया अपनी पॉकेट से पद्मिनी की उस अंगूठी को निकालती है जो उसे गुफा में मिली थी। श्रेया उस अंगूठी को उस साए की तरफ
फेंक देती है। श्रेया के ऐसा करने पर उस साए से एक जोर की चीख निकलती है और वो साया श्रेया से काफी दूर चला जाता है। श्रेया फौरन रेयांश की तरफ बढ़ जाती है। अब वो उस साए के जादू से आजाद हो गई थी। रेयांश जमीन पर उसी तरह दर्द से तड़पते हुए पड़ा था। श्रेया उसके पास जाकर घुटने के बल बैठ जाती है और रेयांश के कंधों को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है। श्रेया की मदद से रेयांश अपनी अपर बॉडी को उठाता है और श्रेया उसे अपनी बाहों में संभाल लेती है। रेयांश की पलकें अब और भारी हो गई थी। वो अपनी भारी पलकों से श्रेया को देखते हुए कहता है, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें जल्द से जल्द विराज के पास पहुंचना होगा। मैं तुम्हें इससे नहीं बचा सकता। श्रेया रेयांश के गाल से खून पोंछते हुए कहती है, मैं आपके बिना कहीं नहीं जा रही हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। ये कहते हुए श्रेया रो रही थी। रेयांश अपने कांपते हाथ को श्रेया के चेहरे पर रखता है और कहता है, देखो, बेवकूफी मत करो। मुझसे ज्यादा तुम्हारा सेफ रहना जरूरी है। वो कभी भी वापस आ सकता है। तुम जल्द से जल्द विराज के पास जाओ। श्रेया रेयांश पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आप अपनी हालत देखो, कितना सारा खून बह गया है। श्रेया की बात पूरी होते ही वहां फिर से उस साए की आवाज आती है, तुम इसकी जान नहीं बचा सकती। वो आवाज सुनकर रेयांश बहुत डर जाता है और श्रेया का हाथ पकड़कर कहता है, श्रेया, जाओ यहाँ से। मैं इसे कुछ वक्त तक रोक सकता हूँ। तुम प्लीज निकलो अभी। श्रेया रेयांश को गले लगाकर कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रेयांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को वहां से कैसे भेजे, लेकिन तभी उसे उस साए के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और रेयांश की आंखें गहरी हो जाती हैं। अचानक से श्रेया की पकड़ रेयांश से छूट जाती है और वो कुछ फीट पीछे जाकर गिर जाती है। ये देखकर रेयांश को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो जाता है और अपनी हथेली घुमाने लगता है। इससे पहले रेयांश कुछ कर पाता, उस साए से एक तरह का काला धुआं रेयांश की तरफ बढ़ता है और उस पर वार कर देता है। ऐसा होते ही रेयांश हवा में उड़कर कुछ फीट पीछे चला जाता है। जहां रेयांश खड़ा था उससे 3 फीट पीछे ही एक गहरी खाई थी, जिस वजह से रेयांश सीधा उस खाई में गिर जाता है। रेयांश को खाई में गिरते देख श्रेया हैरान रह जाती है और अपनी जगह पर ही जम जाती है। लेकिन कुछ ही पलों में उसे होश आता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस खाई की तरफ दौड़ने लगती है। श्रेया को फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने खाई है और वो उसमें गिर जाएगी। वो बस जल्द से जल्द रेयांश तक पहुंचना चाहती थी। जैसे ही श्रेया उस खाई के किनारे पहुंचती है और अपना कदम आगे बढ़ाती है, उसके सामने काले धुएं की एक दीवार बन जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। ये देखकर श्रेया को गुस्सा और रोना दोनों आने लगता है। वो उस धुएं की दीवार को अपने दोनों हाथों से पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो गई। श्रेया को इस वक्त रेयांश के लिए बहुत डर लग रहा था। तभी पीछे से उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है, अब कोई फायदा नहीं है। जिसे तुम बचाना चाहती हो वो मर चुका है। ये सुनते ही श्रेया की दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो गुस्से में पीछे मुड़ती है और रोते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, रेयांश सर को कुछ नहीं हुआ है। श्रेया की बात पूरी होते ही वहां एक भयानक हंसी गूंजने लगती है। श्रेया पहले ही रेयांश के लिए बहुत डरी हुई थी। ऊपर से उस साए की हंसी से उसे गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, हंसना बंद करो और मुझे जाने दो, वरना। उस साए से आवाज आती है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं पहले ही मर चुका हूँ।
ये कहते हुए आदमी के आकार का वो बड़ा सा काला धुआं धीरे धीरे छोटा और घना होने लगता है। उस चांदनी रात में उस खाई के किनारे का ये नजारा बहुत डरावना दिख रहा था। कुछ ही देर में वो काला धुआं एक सामान्य आदमी के आकार में आ जाता है और उसके काले शरीर पर काला कपड़ा होता है। अपने सामने का ये सीन देखकर श्रेया और भी ज्यादा डरने लगती है। वो साया अब अपने पिशाच रूप में आ गया था। जैसे ही श्रेया अपनी पलकें झपकाकर फिर से उन्हें उठाती है, वो पिशाच उसकी नाक के ठीक सामने आ चुका था। ये देखकर श्रेया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। वो पिशाच श्रेया के चेहरे को बिल्कुल नजदीक से देखते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो, तुम अपनी माँ से भी ज्यादा खूबसूरत हो। क्या रेयांश उस खाई में गिरकर मर जाएगा या फिर श्रेया उसे बचा पाएगी? क्या अंतरा को विराज ने बचा लिया है? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी।